हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है सानिया मिर्जा। तो देखिए, जो सानिया मिर्जा है ये एशिया जोन के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। मैंने आप लोग बताया था जो फेड कप होता है ये होता है महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड, जबकि जो डेविस कप होता है ये होता है पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड। और यही फेड कप हर्ट अवार्ड ये जीत लिया है सानिया मिर्जा ने। देखिए, जो फेड कप है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, लेकिन ये जो फेड कप हर्ट अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी ये की गई थी 2009 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ITF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन यूके में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये भी हाल ही में अनिवार्य किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। यानी कि किसी भी चीज की होम डिलीवरी के लिए अब डिजिटल पेमेंट मस्ट कर दिया गया है। और ये कदम क्यों उठाया गया है? तो करेंसी के माध्यम से कोविड-19 का खतरा ना फैले, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है और उसके हाथ से टच की हुई करेंसी किसी और व्यक्ति के पास पहुंचेगी और आगे भी ऐसे और लोगों तक ट्रांसफर होती रहेगी। इससे कोविड का संक्रमण अन्य लोगों में भी फैलेगा। इसलिए जो अहमदाबाद है यहाँ पर अब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन समाप्त किया गया है और होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम जान लेते हैं अहमदाबाद के बारे में। देखिए, अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। और इसी अहमदाबाद में कुछ समय पहले ही मोटेरा स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका उद्घाटन किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हालांकि इसका नाम अब बदल दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रख दिया गया है। ये 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें कि 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का बोस्टन ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को ही। यदि आप करंट से रिलेट करें तो 11वें अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव यानी कि 11वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन ये किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में ही। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है, जियोग्राफी इकोनॉमी किस प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में झारखंड के सोरहाई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। इस PDF को जब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तब इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस राज्य का है। यदि हम बात करें सोहराई खोवर पेंटिंग की, तो देखिए ये पेंटिंग झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। तो ये पेंटिंग ये रिलेटेड है झारखंड से। यदि हम बात करें तेलिया रुमाल की, जो कि है तेलंगाना का प्रोडक्ट, देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये कृत्रिम हथकरघा प्रक्रिया से बनाया जाता है। हथकरघा आप सभी समझते हैं, और इसमें किसी भी तरह के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है। और इन दोनों को ही अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था काला चावल के बारे में, यानी कि ब्लैक राइस के बारे में। ये प्रोडक्ट है मणिपुर का, इसे भी अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। जबकि यदि पूछा जाए कि ऐसा पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे GI टैग दिया गया था, ये थी दार्जिलिंग की चाय, जिसे कि 2004 में GI टैग दिया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था एसोचैम के द्वारा। और देखिए, इस सम्मेलन में बांग्लादेश के जो वाणिज्य मंत्री हैं टीपू मुंशी, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, और बांग्लादेश में जो भारत की हाई कमीशन है यानी कि उच्चायुक्त, इनका नाम क्या है? रीवा गांगुली दास, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया क्यों गया था? मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था? तो दोनों देशों के बीच ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए और ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस उद्देश्य से इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एसोचैम के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है निरंजन हीरानंदानी। और निरंजन हीरानंदानी ये कुछ समय पहले ही एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप ये कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था ये होने वाला था इंडिया में ही। और कब होने वाला था? इसी वर्ष 2020 में। लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है अगले वर्ष तक के लिए। यानी कि ये अब आयोजित किया जाएगा 2021 में 17 फरवरी से लेकर के 17 मार्च के बीच। और आप ये भी जान लीजिए कि इस टूर्नामेंट के लिए भारत के 5 प्लेस को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई शामिल है। जिसमें कि जो इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन समारोह होगा, उद्घाटन समारोह यह आयोजित किया जाएगा गुवाहाटी में, जबकि जो इसका समापन समारोह होगा इसे होस्ट करेगा
नवी मुंबई, यानी कि ये नवी मुंबई में संपन्न होगा। यदि हम बात करें फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये है गियानी इन्फेनिटो। फीफा से रिलेटेड यदि हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो देखिए 2022 में जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, इसे होस्ट करेगा कतर। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट होगा फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन के द्वारा, यानी कि बोथ ए एंड बी, और ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं जिन्होंने ये बायोपिक को लिखा है। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की स्टोरी जरूर सुनी होगी, काफी चर्चे में भी रही थी, और इन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए शाही परिवार से नाता भी तोड़ लिया है। तो इनकी लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन रहे हैं, ये कैसे मिले, इनकी शादी कैसे हुई, और बकिंघम पैलेस को छोड़ने का डिसीजन इन्होंने क्यों लिया, ये सभी कुछ लिखा है इस बायोपिक में, जिसे कि लिखा गया है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन के द्वारा। और इनकी जो ये बायोपिक है, ये किताब ये लॉन्च होगी अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितनी राशि के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। और इनका संबोधन आप सभी ने देखा होगा, इन्होंने अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और ये जो आर्थिक पैकेज होगा, ये भारत की कुल जीडीपी का 10% होगा। और इस संबोधन में स्थानीय उत्पादों पर भी जोर दिया गया है ताकि स्वदेशी वस्तुओं का ही यूज किया जाए। तो देखिए यहाँ पर बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है कि बीजेपी ने ये कहा या कांग्रेस ने ये कहा। ऐसा कोई भी सुझाव जो देश के हित के लिए कारगर साबित हो सकता है, उसे हम सबको हाथ खोलकर अपनाना चाहिए। देखिए ये जो बात उठी है, लोकल इज वोकल, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। आप अपनी डेली लाइफ में हर छोटी से छोटी चीजों को यदि ध्यान देंगे कि अब से हम जो भी चीज खरीद रहे हैं वो मेड इन इंडिया है या नहीं, तो देखिए हर इंसान का ये जो छोटा सा प्रयास है, ये देश की सूरत बदल सकता है। हम सबको इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्वदेशी ही अपनाना है, और बाकी लोगों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए ही प्रोत्साहित करना है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप अपने नाम किया है? तो ये जीत लिया है चाइना ने। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग बता दूं, देखिए ऑनलाइन चलने वाला ये एक शतरंज कंपटीशन है जिसे कि जीत लिया है चाइना ने। और इस मुकाबले में जो फाइनल रहा था, ये चाइना और अमेरिका के बीच खेला गया था, जो कि 2-2 से ड्रॉ हो गया था। लेकिन राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चाइना को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी कंपटीशन में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? 5वीं। अब यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और एआईआईबी का, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। यहाँ की करेंसी क्या है? रेन मिनवी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मनोज आहूजा। और मनोज आहूजा इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है अनीता करवाल को। यदि हम बात करें मनोज आहूजा की, तो देखिए ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि बन गए हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। यदि हम बात करें सीबीएसई की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 नवंबर 1962 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और यहाँ पर हम अध्यक्ष की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए हाल ही में जो राजीव कुमार हैं, इन्हें पीईएसबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। जबकि जो भारतीय मूल के नरिंदर बत्रा हैं, ये एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तो थे ही, तो इनका कार्यकाल अगले वर्ष तक के लिए, यानी कि मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच साइकिलिस्ट जिनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो, इन पर यूसीआई यानी कि इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया है? तो ये प्रतिबंधित कर दिए गए हैं 4 साल के लिए। इन्होंने प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन किया था, जिसके कारण इन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया है यूसीआई के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंटर साइकिलिंग यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1900 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आइगिल, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेविड लेपर्टी एंट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है, इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो राइट आंसर था मुकेश अंबानी जी।
अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को खत्म होने के साथ ही इसे एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो